हेलो बच्चों। हमारे देश की फिजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटीज के बारे में आप सभी तो जानते ही हैं, लेकिन आपको पता है कि एग्रीकल्चर में भी इसी तरह की डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है। हमारे देश में हम हर सीजन में जो है एक ही तरह की फसल नहीं ग्रो करते। कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा कि नहीं, पूरे साल चावल की खेती होती है, या फिर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पूरे साल गेहूं की खेती होती है, पर ऐसा नहीं है। बदलते मौसम के साथ बच्चों हमारे देश में कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में भी चेंजेस देखने के लिए मिलता है। तो ये जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जिसमें हम चेंजेस देखते हैं, इसे हम क्रॉपिंग पैटर्न्स कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम क्रॉपिंग पैटर्न को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि आपके क्लास 10 का चैप्टर 4 है, ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर, राइट। तो क्रॉपिंग पैटर्न के साथ साथ इस टॉपिक में हम बाकी दूसरे पॉइंट भी कि कौन कौन से आपके मेजर फूड ग्रेन्स है, राइट, मेजर आपके नॉन फूड क्रॉप्स है, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर सीजन बदलने के साथ हमारे देश में किस तरह से फसलें बदली जाती है और फसलों से रिलेटेड कौन कौन से सीजन्स है हमारे देश में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्रॉपिंग पैटर्न। तो अब सबसे पहले बात आती है कि भाई ये क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेजर टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। तो दीज पैटर्न्स आर एक्चुअली डिफाइन द वैरायटी ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स। जब हम क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं, जिस तरह से ड्रेसिंग पैटर्न होता है, हम पार्टी में अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, स्कूल में हम यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं, कॉलेज में हमारा एक यूनिफॉर्म कोड होता है ना। हर जगह पे अलग अलग तरह के हमारे ड्रेसिंग पैटर्न होते हैं, उसी तरह बदलते मौसम के साथ में क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं। और ये क्रॉपिंग पैटर्न किससे रिलेटेड है? क्रॉपिंग पैटर्न रिलेटेड है वैरायटी ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप से। इसके अलावा इसमें केवल फूड एंड फाइबर क्रॉप्स नहीं आते, बल्कि आपके वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, स्पाइसेस है, जो कि पूरे भारतवर्ष के अलग अलग रीजन में ग्रो होता है। अब इसके ग्रो होने के पीछे रीजन क्या है? तो इसके ग्रो होने के पीछे में डिफरेंट जियोग्राफिकल फैक्टर्स बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, राइट। तो आपने ऑलरेडी भारत के जो सिस्टम के बारे में आपको तो पता है कि दैट इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून क्लाइमेट है, लेकिन क्या सच में पूरे भारतवर्ष में ये पूरा मानसून क्लाइमेट के बेसिस पर ही सब कुछ है? हमारे देश में जो मौसम है और इसके साथ साथ जो सीजनल चेंजेस होते हैं, तो सीजन में आप देखिए हमारे नॉर्थ इंडिया में कितनी ज्यादा ठंड होती है, साउथ इंडिया में ठंड कम होती है ना, ना के बराबर होती है। तो आखिर ये जो वेरिएशंस टेम्परेचर है, आपके बारिश कहीं ज्यादा होती है, कहीं पर सूखा होता है, राइट, तो कहीं पर आपको जो है ग्लेशियर्स मिलते हैं। तो इन सब के बेसिस पर पर्टिकुलरली यानी कि ज्योग्राफिकल फीचर्स के बेसिस पर क्रॉपिंग पैटर्न बदल जाते हैं, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस बदल जाते हैं, राइट, ठीक है। तो जिसे हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कहते हैं। तो अगर हम बात करें अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया, जिसे हम क्रॉपिंग सीजन्स भी कहते हैं, और जब भी हम क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉपिंग सीजन। तो इंडिया में 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। अब ये 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन्स क्या है? एक है आपका रबी, दूसरा है आपका खरीफ और तीसरा है आपका जैद, राइट। तो ये हो गए आपके 3 क्रॉपिंग सीजन। तो सबसे पहले हमने अभी क्या देखा, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉपिंग पैटर्न? तो क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या है? दैट इज वैरायटी ऑफ फूड्स एंड फाइबर क्रॉप्स या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, जो कि हमारे भारत के अलग अलग रीजन में ग्रो करते हैं, लेकिन क्या वो सेम सीजन में ग्रो करते हैं? राइट, अभी बरसात का मौसम है, लेकिन क्या अभी जम्मू कश्मीर में आपको एप्पल मिलेगा? राइट, तो ये सोचने की बात है कि ये किस पर डिपेंड करता है, सीजन के बेसिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ठीक इस तरह से जो है ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है वेरिएशन इन सॉइल पर, क्योंकि पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने के लिए उसका सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ क्लाइमेट वहां पर ठंडा है या गर्म है, क्योंकि कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो वो आपके ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको विंटर सीजन का इंतजार होता है, राइट। तो क्लाइमेट के ऊपर में, अब क्लाइमेट में आपके टेम्परेचर्स आ जाते हैं, रेनफॉल आ जाती है, ये सारे चीजें, और इसके अलावा कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, राइट, इस पर डिपेंड करता है। और इसके बेसिस पर हमारे देश में कितने क्रॉपिंग सीजन है बच्चों? देयर आर 3 क्रॉपिंग सीजन, रबी, खरीफ एंड जैद। तो चलिए अब इन 3 क्रॉपिंग सीजन्स को डिटेल में देखते हैं कि आखिर ये
क्रॉपिंग सीजन जिसे हम कह रहे हैं, ये कौन से मंथ में कौन सा क्रॉपिंग सीजन आता है और किस पर्टिकुलर सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉपिंग सीजन्स में किसके बारे में। सबसे पहले हम लेंगे रबी सीजन, राइट। अब ये रबी सीजन की जब हम बात कर रहे हैं तो आखिर ये रबी सीजन में आपका कौन सा क्रॉप होता है, कौन से महीने से रबी सीजन के क्रॉप्स को बोए जाते हैं और कब उसे काटा जाता है। तो इसके बेसिस पर मैंने फीचर को पूरी तरह से डिवाइड करके रख दिया है कि सबसे पहले हम बात करते हैं सोइंग पीरियड की। तो अगर आप इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लोगे, इस टेबल को अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपको इन तीनों सीजन्स के जो डिफरेंसेस है, टाइम पीरियड्स है, क्रॉप्स कहाँ पर क्या ग्रो हो रहे हैं, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सोइंग पीरियड की। सोइंग पीरियड का मतलब जब हम बीज बोते हैं, राइट। तो सोन इन विंटर, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, रबी सीजन के क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं। अब रबी सीजन का क्रॉप जो है वो ठंड का टाइम का, ये याद रखिएगा कि ये विंटर सीजन क्रॉप है और इसके बीज कब बोए जाते हैं फसल, तो एकदम ठंड आने से नहीं बोए जाते बल्कि ठंड के शुरुआती टाइम पर, जब ठंड हल्की हल्की शुरू हो रही है, मौसम बदल रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, तो उस समय यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर जो है ये इसका सोइंग पीरियड है, ठीक है। अब रबी सीजन में हार्वेस्टिंग पीरियड, तो अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो इसके हमने सोन कर दिया। अब हार्वेस्टेड कब होगा भाई, इस फसल को समर में काटा जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि ठंड में बोया जाता है और गर्मी में काटा जाता है, राइट। ठंड में इन फसलों को बोया जाता है और गर्मी में काटा जाता है। फ्रॉम अप्रैल टू जून ये हो गया इसका हार्वेस्टिंग पीरियड, किसका, रबी सीजन का। अब इसके बाद इसमें कौन कौन से की क्रॉप्स आते हैं, तो की क्रॉप्स की अगर हम बात करें रबी सीजन की यानी कि ठंड के टाइम, तो ठंड के टाइम पे याद रखिए गेहूं की खेती होती है खासकर, तो इसका मेजर क्रॉप है आपका व्हीट। तो विच इज द मेजर क्रॉप ऑफ द रबी सीजन, दैट इज व्हीट। व्हीट के अलावा और भी है, जैसे ठंड के टाइम पे आपको सरसों की पीली पीली बने फूलों वाली खेती देखने के लिए मिलती है पंजाब में, आप जाओगे तो बड़ा खूबसूरत लगता है ना। तो ये वो टाइम है जिस समय मस्टर्ड की खेती होती है, उस समय व्हीट की भी खेती होती है, बार्ली, पीज एंड ग्राम्स, कई तरह की सब्जियां वगैरह भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, राइट। तो ये वो पीरियड है। की क्रॉप्स आपका क्या हो गया, की क्रॉप्स हो गया व्हीट, और व्हीट के अलावा बार्ली, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड तो सबको पता ही है किस समय होती है सरसों की खेती, राइट। और इसके अलावा अब बात करते हैं मेजर रीजन्स की, कहाँ पर रबी क्रॉप्स जो है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ग्रो हो रहा है। तो अगर हम बात करें मेजर रीजन की, तो दैट इज नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट। कहां पर, इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में। अब नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, और इसके अलावा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न में आपके उत्तराखंड भी आ जाते हैं। तो नॉर्थ वेस्टर्न में आपका पंजाब और हरियाणा, और नॉर्थ में आपका यूपी और उत्तराखंड, जो कि आपके मेजर स्टेट एसोसिएटेड विद रबी सीजन क्रॉप। अब बात करते हैं ग्रोथ फैक्टर। कोई भी क्रॉप अगर हम ग्रो करते हैं, जैसे आप गमले में एक पौधा लगाते हैं, तो पौधा को ग्रो करने के पीछे तो फीचर्स होते हैं ना, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अब आपने गमले में एक प्लांट लगाया, उसको बिना धूप दिखाए, बिना सूर्य की रोशनी दिखाए आपने क्या किया, उसको बंद करके एक अंधकार रूम में रख दिया। क्या वो क्रॉप जो है, क्या वो पौधा ग्रो करेगा? डेफिनेटली वो पौधा ग्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं ग्रो करेगा अच्छे तरीके से? क्योंकि आपने उसको धूप नहीं दिखाया। तो कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी क्रॉप के ग्रोथ में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। अब उसमें क्या है, दैट इज डिपेंड्स ऑन सक्सेस जो है, यानी कि रबी सीजन के जो क्रॉप्स होते हैं उसका सक्सेस किस पर डिपेंड करता है। तो ऑन विच फैक्टर द सक्सेस ऑफ द क्रॉप्स ऑफ द रबी सीजन डिपेंड्स, राइट। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा सुनकर। सो सक्सेस डिपेंड्स ऑन विंटर प्रेसिपिटेशन। अब विंटर प्रेसिपिटेशन यानी कि ठंड की बारिश। अब आप बोलोगे मैं ठंड में बारिश कहाँ पर होती, तो बच्चों ठंड में बारिश होती है। अब ठंड में बारिश कहाँ पर होती है, इसी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ठंड के टाइम पर बारिश होती है। वो क्यों होती है, ड्यू टू वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस, राइट। तो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस की वजह से ठंड के टाइम पे, जनवरी फरवरी के टाइम पे पंजाब वगैरह में बारिश होती है, और ये बारिश जो होती है ना, वो इस क्रॉप के ग्रोथ में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये बताया आपको दैट सक्सेस डिपेंड्स ऑन विंटर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन, जिसको हम वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं, एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसके अलावा नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन भी पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में इंट्रोड्यूस किया गया था,
और ये ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था 1970s के टाइम पर, जब इंदिरा गांधी जी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, राइट। तो उस समय जो है आपको यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी इन इलाकों में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से यहाँ पर जो है, कहाँ, पंजाब हरियाणा वाले जो रीजन है, यहाँ पर मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग होती है। और इसमें आप कौन से सीड्स यूज करते हुए देखते हैं? HYV सीड्स यूज करते हुए देखते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड। तो जिसके वजह से यहाँ पर जो है वीट का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके रबी सीजन के क्रॉप। अब चलते हैं अगले सीजन। तो अनदर मेजर सीजन कौन सा होगा बच्चों? अनदर मेजर सीजन इज व्हाट? दैट इज खरीफ सीजन। अब रबी तो ठंड का क्रॉप है, रबी जो है ये आपका विंटर सीजन का हो गया। तो अब बात करते हैं कि खरीफ सीजन जो है वो कौन सा सीजन आता है। तो भाई ये अभी मॉनसून का सीजन है, जहाँ बारिश होती है, और ये क्रॉप्स जो है बारिश के ऊपर डिपेंड करती है, बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आपका आ गया मॉनसून पीरियड का क्रॉप, दैट इज खरीफ सीजन क्रॉप। तो मॉनसून पीरियड में कौन सा क्रॉप ग्रो होता है ये आप सभी जानते हैं, है ना, जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हैं भाई। तो मॉनसून सीजन का सबसे मेजर क्रॉप क्या है? दैट इज राइस, पैडी कल्टीवेशन, राइट। तो सोन विद द ऑनसेट ऑफ व्हाट? मॉनसून, जून एंड जुलाई। तो अब यहाँ पर बीज कब बोए जाते हैं? भाई यहाँ पर बीज बोए जाते हैं जून और जुलाई के महीने में, राइट। तो जून और जुलाई के महीने में बोए जा रहे हैं। तो अब ठंड के जब शुरुआती टाइम होगा तब इसका क्या आएगा? यानी कि सितंबर, अक्टूबर, जिस समय आपका बारिश खत्म हो रहा है नवंबर तक में, आपको इस फसल की कटाई देखने के लिए मिलेगी। किसकी? दैट इज खरीफ सीजन के क्रॉप। और कौन सा क्रॉप मैंने स्पेशली नाम लिया? दैट इज पैडी, जो है इंपॉर्टेंट क्रॉप है। हार्वेस्टिंग पीरियड कौन सा है? सितंबर, अक्टूबर है। इसके अलावा तो खरीफ सीजन का मेजर क्रॉप हो गया पैडी, रबी सीजन का मेजर क्रॉप हो गया वीट। और अब आते हैं अगले जो दूसरे क्रॉप्स। केवल एक क्रॉप तो ग्रो नहीं होता है, कई सारे क्रॉप्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये वो पीरियड है जिसमें आपको मेज मिलेगा, ज्वार, बाजरा, पल्सेस। पल्सेस यानी कि वो दाल जो आपके खाने के प्रोटीन मिल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। खाना में जो प्रोटीन मिलता है, वेजिटेरियन प्रोटीन, वो आते हैं आपके पल्सेस से। तो तूर, मूंग, उड़द, राइट। तो ये हो गए वो क्रॉप जो कि खरीफ सीजन में बोए जाते हैं। इसके अलावा कॉटन है, जूट है, ग्राउंडनट है एंड सोयाबीन, ये भी खरीफ सीजन के क्रॉप हो गए। तो दीज आर द अदर क्रॉप्स, बट मेजर क्रॉप कौन सा ये याद रखिएगा, दैट इज पैडी। अब बात करते हैं कि खरीफ सीजन के क्रॉप कहाँ कहाँ पर ग्रो होते हैं, कौन से रीजन में। तो भाई बारिश कहाँ कहाँ पर ज्यादा होती है ये आप ध्यान रखिए। तब बारिश का सीजन है तो फ्लड कहाँ आया बच्चों? बहुत ही दुख की बात है कि हमारे जो है आसाम में बहुत ही ज्यादा फ्लड से बहुत नुकसान हुआ। तो ये वो आसाम है जहाँ पर खरीफ सीजन में पैडी कल्टीवेशन होता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट, राइट। तो आसाम, उसके अलावा वेस्ट बंगाल, उसके अलावा कोस्टल उड़ीसा, याद रखिएगा कोस्टल उड़ीसा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कितने सारे स्टेट आ गए, है ना, कितने सारे स्टेट आ गए। तो भाई इतने स्टेट सारे बच्चों इसको मैप में भी लोकेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके मैप पॉइंटिंग में के लिए भी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो कहाँ कहाँ पर खरीफ सीजन के क्रॉप ग्रो होते हैं? आसाम में, वेस्ट बंगाल में, कोस्टल उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। और ये जो क्रॉप, इसका सक्सेस ये किस पर डिपेंड करता है? तो जैसे रबी सीजन के क्रॉप जो है वो किस पर डिपेंड करता है? विंटर प्रेसिपिटेशन के ऊपर। और विंटर प्रेसिपिटेशन यानी ठंड में बारिश किसकी वजह से होती है? ड्यू टू वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस, यानी कि वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से होती है। तो ठीक इस तरह से खरीफ सीजन के जो क्रॉप होते हैं ना, दे डिपेंड ऑन द मॉनसून रेन्स अक्रॉस द कंट्री, राइट। अब इसके बाद आती है जैद सीजन। अब ये जैद सीजन क्या है? तो जैद सीजन कुछ नहीं, एक शॉर्ट सीजन का क्रॉप है जिसमें आप वाटरमेलन देखते हैं, यानी पानी वाला क्रॉप। अब ये वो फल है जो आपको शरीर के लिए पानी देता। अब पानी की कमी कब होती? गर्मी में ना, खासकर जब हमें बहुत प्यास लगती है तब हम चाहते हैं कि ऐसे फल मिले जिसको खाने से प्यास भी बुझ जाए। तो उनमें से एक है
watermelon. So watermelon is the crop of jet season. It is a short season during the summer month. Right? Summer month में इसे grow किया जाता है. Harvested before the onset of monsoon. Monsoon आने के पहले लेकिन इसे काट दिया जाता है. ठीक है. और इसमें important आपके कौन कौन से crops हैं? Watermelon है, muskmelon है, cucumber, vegetables and fodder crops. तो ये सारे हो गए आपके जेट सीजन के. अब इसके बाद में आते हैं कि ये कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है. सो प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर इरिगेशन इज अवेलेबल. तो भाई अब गर्मी के टाइम पर अगर हम कोई फसल लगा रहे हैं तो पानी चाहिए. पानी तो होगी नहीं, बारिश तो होती नहीं है. और बारिश नहीं होगी तो फिर पानी कहाँ से आएगा? डेफिनेटली इरिगेशन से आएगा. तो जहां जहां पर इरिगेशन अवेलेबल है वहां पर जेट सीजन के क्रॉप ग्रो किए जाते हैं. राइट. और इस क्रॉप के लिए अब देखिए समर सीजन का क्रॉप है, तो अगर मान लो समर में बहुत ज्यादा बारिश होगी तो वो भी इनके लिए हार्मफुल होता है. कई बार ऐसा होता है कि लो जो है आपका प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है, बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है, तो वो इन क्रॉप्स के लिए नुकसानदेह होती है. तो इस क्रॉप में एक्चुअली क्या है, रिक्वायर हाई हीट एंड इरिगेशन फॉर रैपिड ग्रोथ. तो इसमें बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है. तो ये थे आपके 3 जो है आपके क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया. एंड आई होप कि अब तक जो है आपका ये जो तीनों क्रॉपिंग सीजन है इंडिया के क्लियर हो गए होंगे. एक है आपका रबी सीजन, दूसरा आपका खरीफ सीजन और तीसरा आपका क्या है, थर्ड इज जेट सीजन. एंड तीनों के डिफरेंसेस, तीनों के कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो रहे, ये सारा का सारा आपका जो है इस टॉपिक में हमने कंप्लीट किया. अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक. अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? The most important topic of this chapter, that is the major food grains. अब भाई मेजर फूड ग्रेन्स क्या क्या है हमारे? तो मेजर फूड ग्रेन्स में हमारे चावल है, गेहूं है ना. तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद राइस which is also known as paddy. So rice is one of the major food grain. And why it is major food grain? तो अगर आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक ट्रेवल करें, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ट्रेवल करें, तो सबसे ज्यादा खाया जाने वाला जो क्रॉप है, सबसे ज्यादा जो खाया जाने वाला जो ग्रेन है, जिसे हम स्टेपल फूड कहते हैं ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज राइस. हर गरीब के घर पे मिलेगा, हर अमीर के घर पे मिलेगा, हर किसी के घर पे मिलेगा. नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक आपको चावल जरूर मिलेगा. कि हम अगर कहीं भी जाए तो हम चावल जरूर खोजते हैं. तो इसीलिए राइस क्या है? राइस इज अ स्टेपल फूड क्रॉप है. राइस इज अ स्टेपल फूड क्रॉप फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस. भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग जो है चावल खाते हैं. अब बात करते हैं कि भारत में तो लोग बहुत ज्यादा चावल खाते हैं, लेकिन जो चावल हम ग्रो कर रहे हैं, तो वर्ल्ड रैंकिंग क्या है हमारा? तो वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और ये जिस तरह से मैंने अलग अलग पॉइंट यहाँ आपके लिए रेडी किया है, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एमसीक्यू में भी पूछेगा. राइट. एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि इतने सारे पॉइंट दे दिए, आइडेंटिफाई द क्रॉप. तो इन फीचर्स को अच्छे से आप पढ़ के रखिएगा कि एक क्रॉप जिसका वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, एक क्रॉप जो कौन सी मिट्टी पे बोया जाता है, इसके लिए रेनफॉल कितना है, बताइए वो कौन सा क्रॉप है. तो हम कह रहे हैं अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राइस के बारे में. एंड राइस इज व्हाट? इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप. और अगर हम इसका वर्ल्ड रैंकिंग देख रहे हैं, इट इज द सेकंड. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस में. तो भाई फर्स्ट पोजीशन किसको जाता है? फर्स्ट पोजीशन चाइना के पास है. चाइना वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो है पैडी कल्टीवेट करता है, और उसके बाद फिर इंडिया का पोजीशन आता है. राइट. अब बात करते हैं राइस कौन से सीजन का क्रॉप है. तो अभी हमने देखा खरीफ सीजन का क्रॉप है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज्यादा लगती है. मॉनसून के आने से ही जो है इसको बोया जाता है. राइट. अब इसमें क्या होता है कि बोया तो जाता है, इसकी जो बीज होते हैं ना बच्चों, उसको छींट दिए जाते हैं ऐसे. अब उसके बाद में जो उसमें इतने बड़े बड़े जब घास के जैसे वो होते हैं, तब उसको जो है फील्ड में लगाया जाता है. राइट. विच इज नोन एज पैडी ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है. इस तरह से पैडी को कल्टीवेट किया जाता है. ठीक है. तो खरीफ क्रॉप है. क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? तो भाई इस सीजन में अभी क्या है? इस सीजन में आपका टेम्परेचर भी ज्यादा है, रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर. अब ये टेम्परेचर कितने डिग्री से ज्यादा होना चाहिए?
25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ हाई ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, राइट। और अगर हम रेनफॉल के बारे में बात करें तो रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए। उससे कम वाले इलाके पे राइस कल्टीवेशन डिफिकल्ट है, तो वो भी देखेंगे। क्या कोई ऐसा इलाका है भारत का जहाँ पर कम बारिश होती है लेकिन राइस का कल्टीवेशन होता है? तो चलिए आगे जब पढ़ते हैं तब देखते हैं, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसके लिए रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल ये कैसे ग्रो होता है? विद इरिगेशन, यानी आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वाटरिंग, राइट। अब मेजर एरियाज कौन से? तो मेजर एरियाज कौन से बच्चों? दैट इज प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, दैट इज द गंगा एंड यमुना प्लेन है ना, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन, यहाँ पर आपको राइस का कल्टीवेशन देखने के लिए मिलता है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इंडिया के जो कोस्टल रीजन है, जैसे हमने ओडिशा का कोस्ट देखा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास में और कौन से कोस्टल प्लेन्स है? अगर हम देखें तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ भी आपको राइस का कल्टीवेशन देखने के लिए मिलेगा। और डेल्टिक रीजन में भी आपको राइस का कल्टीवेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके ज्योग्राफिकल फीचर्स, क्या क्या है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर राइस कल्टीवेशन। तो हमने क्या क्या देखा? हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, और रेनफॉल कितना चाहिए? 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, मिट्टी भी कभी कभी पूछा जाता है, तो एलुवियल सॉइल, राइट, एलुवियल सॉइल में होता है। और जहां पर कम बारिश होती है वहां पर इरिगेशन के थ्रू होता है। और भारत के कौन कौन से एरियाज में होते हैं? प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज और डेल्टिक रीजन में राइस कल्टीवेशन होता है। अब बात करते हैं, क्या इंडिया में राइस की एक ही वैरायटी होती है? तो नहीं, एक्चुअली 3 क्रॉप्स जो है, राइस की 3 वेराइटीज है। तो आप राइस के उन 3 वेराइटीज का नाम क्या है? आउस, अमन एंड बोरो। आउस, अमन एंड बोरो, दीज आर द 3 वेराइटीज ऑफ व्हाट? दीज आर द 3 वेराइटीज ऑफ राइस, राइट। और ये कहाँ कहाँ पर ग्रो होते हैं? तो भाई ये ग्रो होते हैं आपके आसाम में एंड वेस्ट बंगाल में ग्रो होते हैं, राइट। So these are the 3 crops of paddy which are grown in a year in Assam and in West Bengal. And what is that? Aus, Aman and Boro. These are the 3 varieties. Okay? तो आपसे पूछा जा सकता है, Aus, Aman and Boro is what? These are the 3 varieties of rice. And these are the different varieties of rice. ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे इलाके जहाँ पर बारिश कम होती है, राइट, लेकिन वहां भी तो राइस का कल्टीवेशन हो रहा है भाई। तो कैसे हो रहा है? ड्यू टू इरिगेशनल फैसिलिटी। तो अब वो कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पर अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज है और राइस का कल्टीवेशन हो रहा है, जहाँ पर पहले राइस नहीं होता था, जहाँ पर पहले राइस का कल्टीवेशन नहीं होता था, यानी कि ट्रेडिशनल स्टेट नहीं है। अब ट्रेडिशनल स्टेट का मतलब क्या है? तो बच्चों, ट्रेडिशनल राइस ग्रोइंग स्टेट का मतलब वो स्टेट जहाँ पर वो सारे फैसिलिटीज, यानी वो सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो नेचुरली अवेलेबल है फॉर राइस कल्टीवेशन, तो वहां पर राइस पहले से ही ग्रो हो रहा है। लेकिन ऐसे इलाके जहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज नहीं थे, लेकिन वो फैसिलिटीज बनाई गई, तो उसके थ्रू राइस कल्टीवेशन हो रहा है। तो अब ये कौन सा है? ये आपका पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राइट। तो पंजाब वाले इलाके में, हरियाणा में, यूपी के इस इलाके में और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में आपको राइस का कल्टीवेशन दिखेगा। अब आप बोलेंगे मैम राजस्थान? यस बच्चों, राजस्थान में भी चावल का खेती होता है, राइट, राइस कल्टीवेशन होता है। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? इसके पीछे रीजन क्या है कि आखिर राइस कल्टीवेशन पंजाब और हरियाणा में तो फिर भी समझ में आ रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ दी कैनल इरिगेशन। बिकॉज ऑफ दी कैनल इरिगेशन, इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया है आपका राजस्थान पे, जो कि आपके हरिके बैरेज से शुरू होती है। उस कैनल की वजह से राजस्थान में जो है राइस कल्टीवेशन पॉसिबल हो पाया है, राइट। और कौन से पार्ट में? नॉर्दर्न पार्ट में। इसके अलावा ट्यूबवेल, तो ये 2 अलग अलग तरह के आपके आर्टिफिशियल वे से इरिगेशन, यानी कि आर्टिफिशियल मींस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप, तो इनके थ्रू जो है वहां पर क्या हो पा रहा है, स्पेशली राजस्थान में कैनल की वजह से, और बाकी पंजाब हरियाणा में ट्यूबवेल, बोरेवेल, ये सब जो है
इनको यूज करके वहां पर राइस कल्टीवेशन किया जा रहा है, यानी कि उसमें जितनी पानी चाहिए उतना उसे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, नाउ अब अगला क्रॉप दैट इज व्हीट, सेकंड मेजर क्रॉप, राइट, सेकंड मेजर क्रॉप दैट इज व्हीट। तो व्हीट इज व्हाट, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, राइट, एंड इंपॉर्टेंस क्या है इसका, मेन फूड क्रॉप है ये कहाँ का मेन फूड क्रॉप है, तो जनरली अगर आप नॉर्दर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो वहां लोग आपको रोटी खाते दिखेंगे, है ना, वहां आपको लोग रोटी खाते हुए दिखेंगे। तो भाई ये वो इलाके में जो है ये मेन फूड क्रॉप है, और वो इलाके कौन से हैं, वो आपके इलाके हैं कौन से, दैट इज द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आप इसे मैप में देखें तो ये है आपका नॉर्थ वाला इलाका, और ये है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहां आपको जो मेजर जो है फूड क्रॉप क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हीट। ओके, अब व्हीट क्या है, व्हीट इज द मेजर क्रॉप ऑफ विच पर्टिकुलर cropping season, wheat is a major crop of what, it is the major crop of rabi season, right, it is a rabi crop। climatic condition अब क्या चाहिए, तो भाई ठंड में होता है तो इसलिए कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए। तो अभी आपने तो पढ़ा कि रबी सीजन का क्रॉप है, रबी सीजन यानी ठंड का, तो यानी इसे क्या चाहिए, कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ठंडा चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए, है ना, एकदम खुला नीला आसमान और सूरज की किरणें आनी चाहिए। ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, यानी कि जब इसकी फसल पकती है तब बारिश नहीं चाहिए, तब एकदम खुला नीला आसमान और चमकती हुई धूप चाहिए। और रेनफॉल कितना चाहिए, तो रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं, कम चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो इतना इसे रेनफॉल चाहिए। ओके, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब लगभग एक बराबर, यानी कि 100 के ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, नहीं ऐसा, 50 से 75 एकदम मॉडरेट, राइट। अब चलते हैं अगले में। अब अगले में क्या है, दैट इज मेजर जोन्स। भाई अब व्हीट का कल्टीवेशन कहाँ कहाँ पर होता है, तो व्हीट का कल्टीवेशन अभी हमने देखा कि नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न, यानी कि पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राइट। इसके अलावा आपके राजस्थान में कुछ इलाके ऐसे हैं लेकिन के वहां पर भी होते हैं जहां पर ब्लैक सॉइल होता है, लेकिन ये जो रीजन है दीज आर द मेजर व्हीट ग्रोइंग रीजन, और ये आपका माइनर व्हीट ग्रोइंग रीजन है, राइट। तो मेजर आपका जोन्स क्या है, द गंगा सतलज प्लेन, राइट। कौन सी नदी के प्लेन, गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। अ मेजर प्रोड्यूसर, तो हु आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, दैट इज पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान, राइट। तो मेजर प्रोड्यूसर्स कौन है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। और राइस के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन थे, राइस के भी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल है, आसाम है, बिहार है, राइट। तो ये हो गया मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो ये हो गया आपका व्हीट कंप्लीट यहाँ पर, राइट। अब बात करते हैं मिलेट्स। हम बोलोगे मैम ये मिलेट्स क्या है, तो मिलेट्स कुछ नहीं, ये वो क्रॉप्स है, ये वैसे खाने हैं जो आपको पसंद नहीं आते, क्योंकि आप तो पिज्जा बर्गर वाले बच्चे हो अधिकतर, तो आपको जो है मिलेट जनरली पसंद नहीं आते क्योंकि ये कोर्स ग्रेन है, ये खाने में टेस्टी आपको लगते नहीं, बट बहुत ही हेल्दी होते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मिलेट्स आर न्यूट्रिशनल कोर्स ग्रेन, राइट, न्यूट्रिशनल कोर्स ग्रेन है, एंड मिलेट्स आर नोन फॉर देयर वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो मैंने अभी बताया। तो अब ये कौन कौन से है, तो भाई ये है ज्वार, बाजरा और रागी। ये क्या है, ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है। तो ये हो गए आपके मिलेट्स, ठीक है। तो अब इन मिलेट्स के बारे में डिटेल में जाने। तो ज्वार कब ग्रो होता है, बाजरा और रागी। तो ज्वार दैट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, फर्स्ट हमने देखा राइस, सेकेंड हमने देखा व्हीट, और व्हीट के बाद में नेक्स्ट आ गया, थर्ड आ गया ज्वार। अब बोलोगे मैम ज्वार भी लोग खाते हैं, हम लोग तो नहीं खाते हैं, हमें पता है कि आप बच्चे नहीं खाते, लेकिन खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्दी है। हिमाचल में लोग खाते हैं, राजस्थान में भी लोग खाते हैं। तो ज्वार द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप, एंड इट इज अ रेन फेड क्रॉप ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया, राइट। रेन फेड क्रॉप का मतलब जो बारिश पर डिपेंड करता है,
एंड हार्डली नीडिंग इरिगेशन, इसमें कोई इरिगेशन वगैरह नहीं चाहिए। अब बात करते हैं भाई कौन से ऐसे स्टेट में बहुत ज्यादा ग्रो होता है, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, यानी कि मोस्टली डिकेन वाले स्टेट में, है ना। मोस्टली जो आपके साउथ वाले स्टेट है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, वेस्टर्न में महाराष्ट्र, जहाँ आपको ज्वार जो है ज्वार कल्टीवेशन देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं बाजरा। बाजरा कहाँ पर होता है, तो भाई जहाँ पर सैंडी सॉइल होगा। अब सैंडी सॉइल क्या है, सैंडी मतलब बालू वाली मिट्टी। बालू वाली मिट्टी कहाँ मिलेगी, जहाँ पर समुद्र होगा, है ना, ऐसे इलाके में। लेकिन ऐसे इलाके में भी मिलते हैं जहाँ समुद्र नहीं है, जहाँ पर सूखा है, ड्राई है। वरना बोलेगे मैम समुद्र के किनारे तो बता दिया, यानी ऐसी जगह जहाँ पर सैंडी सॉइल मिलते हैं। वही खाली समुद्र के किनारे पे नहीं मिलते, कई जगहों पे सैंडी सॉइल पाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पर सैंडी सॉइल मिलते हैं, यानी कि बालू वाली मिट्टी मिलती है, वहां पर बाजरे की खेती होती है। तो समुद्र के किनारे मत चले जाना खोजने के लिए, ठीक है। तो ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। तो कहाँ कहाँ पर ग्रो होता है, सैंडी सॉइल में होता है और शैलो ब्लैक सॉइल में होता है। तो मेजर प्रोड्यूसर्स, राजस्थान इज द मेजर प्रोड्यूसर, राइट। इसके बाद में यूपी, देन महाराष्ट्र, देन गुजरात एंड देन हरियाणा, राइट। ये हो गए आपके बाजरा के मेजर प्रोड्यूसर। अब आते हैं रागी। अब रागी क्या है, रागी क्रॉप जो है ड्राई रीजन्स में ग्रो होते हैं, जहाँ पर सूखा होता है। लेकिन ये एक ऐसा क्रॉप है जो बहुत ही आपके शरीर के लिए अच्छा है, रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड रफेज, राइट। एंड मेजर प्रोड्यूसर्स कौन पे है रागी के, इट इज कर्नाटका, तमिलनाडु इन साउथ, और नॉर्थ में आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कौन से साउथ के स्टेट है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। नेम ऑफ द सदर्न स्टेट हु आर द मेजर रागी प्रोड्यूसर्स, राइट। नेम ऑफ द सदर्न स्टेट हु आर द मेजर रागी प्रोड्यूसर्स, तो ये कौन से है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है। और नेम ऑफ द मेजर नॉर्दर्न स्टेट जो कि मेजर रागी प्रोड्यूसर्स है, तो ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इस तरह से बाकी के भी देखिएगा कि कहाँ पर वेस्टर्न में है, कौन से स्टेट नॉर्दर्न में है, कौन से स्टेट सदर्न पार्ट में है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल इस तरह से बनते हैं। तो फिलहाल तो आप इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद मैं आपके इसके लिए एमसीक्यू लेकर के आऊंगी, जो आजकल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम वो कवर करेंगे, और वो कवर करेंगे तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो कि ट्रेडिशनल वे से बहुत अलग है, ठीक है। अब चलते हैं फूड एंड फोडर क्रॉप। अब ये सबसे पहले ये जाने कि आखिर ये फूड एंड फोडर क्रॉप्स होता क्या है। तो भाई फूड एंड फोडर क्रॉप्स वो होता है एक ऐसा क्रॉप जो हम खाने के लिए तो यूज करते हैं, हमारे साथ साथ हम उसे यूज करते हैं फीड फॉर लाइव स्टॉक, राइट। कैटल्स को, जानवरों को खिलाने के लिए भी हम उस क्रॉप को यूज करते हैं। एंड दैट पर्टिकुलर क्रॉप इज नोन एज व्हाट, दैट क्रॉप इज नोन एज फोडर क्रॉप, ठीक है। तो व्हाट इज अ फोडर क्रॉप? A fodder crop is a type of crop cultivated specifically to be used as feed for livestock. लेकिन इसके अलावा उन क्रॉप्स को हम लोग भी यूज करते हैं। अब इसमें आपका मेन कौन सा है, दैट इज मेज। Maize is a notable example of a crop that serve as both food and for humans and fodder crops for animals. ऐसे crops बताइए जो humans के लिए भी है और जो animals के लिए भी है। तो उसका example कौन सा है? That is maize. What is that? That is maize is one of the example, the crop which is used for both for human and fodder for animals. Okay? नाउ अब मेज कौन से सीजन में ग्रो होता है? तो अगर मेज का सीजन देखें, इट इज अ खरीफ क्रॉप। मेज इज व्हाट? इट इज मोस्टली अ खरीफ क्रॉप। लेकिन ऐसे रीजन है जहां पर ये रबी सीजन में ग्रो होता है। तो स्टेट जहां पर ये रबी सीजन में ग्रो होता है ये है आपका बिहार। बिहार जहां पर आपका मेज रबी सीजन में ग्रो होता है, और रबी सीजन का मतलब क्या है? विंटर सीजन में आपका मेज ग्रो होता है, ठीक है। अब क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या चाहिए भाई इसके लिए? तो क्लाइमेटिक कंडीशन बिटवीन 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। अब कौन सा सॉइल इंपॉर्टेंट है? तो दैट इज ओल्ड एलुवियल सॉइल। विच सॉइल इज इंपॉर्टेंट?
ओल्ड एलुवियल सॉइल। टेक्नोलॉजी, अब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि यूज ऑफ HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स हैज इंक्रीज प्रोडक्शन। जो आज के टाइम पे मेज का प्रोडक्शन इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग कर रहे हैं, HYV सीड्स यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है मेज का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। और मेजर प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? तो जब आप इसे भी करोगे नॉर्दर्न स्टेट एंड सदर्न स्टेट में डिवाइड करके करना, मैप रख लेना अपने पास, एटलस रख लेना आप अपने पास और देखकर जरूर से आप करिएगा। तो इसमें आपके कर्नाटका, MP, UP एंड बिहार। तो अगर हम बात करें सदर्न स्टेट तो दैट इज ओनली वन, कर्नाटका। मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया, उत्तर प्रदेश आपका नॉर्दर्न और बिहार ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो ये हो गए आपके मेजर मेज प्रोड्यूसर्स। ओके, अब आते हैं पल्सेस, जो कि हमारे डेली के खाने का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दैट इज इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस ग्लोबली। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप नोट डाउन जरूर करके रखिएगा कि पल्सेस में क्या है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। इवन इंडिया में पल्सेस की जितना हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कई बार हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है, राइट? सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस ग्लोबली, एंड पल्सेस इज व्हाट? It is major source of protein. This is one of the second. This is second importance of what? This is second importance of pulses in vegetarian diets, right? तो vegetarian diets में pulses जो है वो major source of protein है, ठीक है? And India is what? India is the largest producer and consumer of pulses globally. Characteristics क्या है? तो अब pulses को हम क्या कहते हैं? Pulses जो है it is known as leguminous crop. So which crop is known as leguminous crop? कौन से क्रॉप को हम लेगुमिनस क्रॉप बोलते हैं? पल्सेस को कहते हैं। बट विच पल्सेस आर नॉट द लेगुमिनस क्रॉप एंड व्हाट डू यू मीन? इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेगुमिनस क्रॉप? तो एक्सेप्ट अरहर या तूर की दाल, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी पल्सेस है वो लेगुमिनस क्रॉप है। अब ये लेगुमिनस का मतलब क्या है? इसका बेनिफिट क्या है? दैट इट हेल्प्स रीस्टोर सॉइल फर्टिलिटी। ये लेगुमिनस जो क्रॉप्स होते हैं, इनको बस इनकी फसल जो लगाई जाती है जमीन पे, ये नेचुरली जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करती है, सॉइल की ताकत को बढ़ाती है। कैसे? बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। जिसको आप स्टार देके रखिएगा, राइट? तो पल्सेस आर नोन एज लेगुमिनस क्रॉप एक्सेप्ट अरहर और तूर की दाल, and that helps restore soil fertility by fixing nitrogen from the air. अब which geographical condition? कौन सा geographical condition चाहिए भाई? तो need less moisture, इसमें moisture हमें कम चाहिए, need less moisture and survive even, क्योंकि moisture कम चाहिए। तो अब ये क्या है? dry season में, सूखे सीजन में, सूखे कंडीशंस में, ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। एंड यूजुअली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप, और दूसरे क्रॉप के रोटेशन के रूप में, क्योंकि इसे लगा देने से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो इसके बाद जो आप दूसरा क्रॉप लगाएंगे तो फायदा होगा। अगर मेजर वैरायटीज देखें तो आपके घर पे ही मिलेगा, है ना? आपके घर पे ही रेगुलर वे में मिलेगा। तूर की दाल या अरहर की दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर, पीस एंड ग्राम यानी कि चना, राइट? अब मेजर प्रोड्यूसर्स कौन है? नेम ऑफ द स्टेट हु आर द मेजर पल्सेस प्रोड्यूसर। इट इज व्हाट? इट इज MP, राजस्थान, महाराष्ट्र, UP and Karnataka. Now the next, what is that? That is food crops other than what? Other than grains. अब grains के बिना भी क्या कोई क्रॉप होता है? Yes, होता है। ऐसे क्रॉप जिनको हम खाने में यूज करते हैं, तो फूड तो हुआ ना हमारे लिए तो वो फूड ही है, जिनको हम खाने पीने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे कौन से क्रॉप है जिनमें ग्रेन्स नहीं है लेकिन हम खाने पीने के लिए यूज करते हैं? तो भाई उसमें हो गए आपके फ्रूट्स हो गए, उसमें आपके वेजिटेबल्स हो गए, उनमें आपके ऑयल सीड्स हो गए जिन्हें हम तेल निकालते हैं, तेल निकाल करके तेल यूज करते हैं। इसके अलावा शुगर केन है, टी है, कॉफी है। ये वो फूड क्रॉप्स है जो ग्रेन्स में नहीं आते, बट दे आर द पार्ट ऑफ मेजर हमारे डेली एक्टिविटी, डेली खाने का पार्ट है। हम सुबह उठते हैं, आपके मम्मी पापा, कई बच्चे भी जो सुबह सुबह कॉफी पीते हैं,
राइट, और कॉफी पी करके अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। और इसके अलावा गर्मी में गन्ने का जूस, तो ये वो क्रॉप्स है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन। तो सबसे पहले अबाउट शुगर केन। तो अब ये शुगर केन जो है, इट इज व्हाट, क्रॉप का नेचर कैसा है, इट इज बोथ अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये क्या है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। तो आप बोलोगे मैम अब तक आपने खरीफ बोला, रबी बोला, लेकिन अब आपने यहाँ लिख दिया ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा मैम कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स क्या है। तो पहले हम ये जाने कि आखिर ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन क्या है। तो बच्चों ये आपका इक्वेटर, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। तो ये हो गए आपके। अब यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन कौन से होंगे, तो जो इलाके ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं, ये आपका ट्रॉपिकल हो गया, ये आपका साउथ में ट्रॉपिकल हो गया, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में। अब इससे जब ऊपर और भी जब जाता है लैटिट्यूड, तब ये हो गया आपका सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ये ऐसे इलाके में ग्रो होता है जहां पर ट्रॉपिकल रीजन है या सब ट्रॉपिकल। तो अब आप बोलोगे मैम इंडिया में क्या है, यस है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कौन सा लैटिट्यूड इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है, दैट इज व्हाट, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले इलाके में भी ग्रो करता है। साथ ही साथ जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया वाला जो पार्ट है, वो जो है आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में भी पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर बनने के लिए जो है हमने ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, क्योंकि ये दोनों रीजन में ग्रो होता है, दोनों तरह के लैटिट्यूडनल रीजन में ग्रो होता है और इंडिया में है, राइट। तो ये हो गया आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। एंड क्लाइमेट और रेनफॉल कितना चाहिए, तो बेस्ट ग्रो होता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। तो किस तरह का क्लाइमेट चाहिए इसे, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर भाई कितना चाहिए, तो टेम्परेचर लिख के रखिएगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का ये टेम्परेचर चाहिए। अब नेक्स्ट क्या चाहिए, ज्योग्राफिकल कंडीशन, रेनफॉल। तो आप इसके लिए रेनफॉल जो है ना 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ साथ तो अभी तो आपने वीट भी कंप्लीट किया, वीट के लिए कितना रेनफॉल चाहिए। अगर हम वीट के बारे में बात करें तो वीट के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर, लेकिन शुगर केन के लिए 75 से 100, और पैडी के लिए कितना चाहिए, अबव 100। तो क्लियर हो गया ना। अब आपका देखिए यहाँ पर मेजर क्रॉप्स में हमने सबसे पहले क्या देखा, राइस देखा, राइस के लिए अबव 100, वीट के लिए कितना देखा 50 से 75। अब जब 75 से 100 का जोन आता है तो उसमें आपको शुगर केन का कल्टीवेशन देखने के लिए मिलता है, राइट। एंड कल्टीवेशन जो है इसके लिए कौन सी सॉइल चाहिए, शुगर केन कहाँ पर ग्रो हो सकता है, तो इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल। इसके लिए कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ब्लैक सॉइल में होगा, लैटराइट सॉइल में होगा, एलुवियल सॉइल में होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल। तो एक ऐसा क्रॉप जिसके बारे में अब तक हमने जो बाकी जगह पे इस तरह का स्टेटमेंट नहीं था, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि आपका ये जो शुगर केन है कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल एंड रिक्वायर व्हाट, मैनुअल लेबर चाहिए। अब इसमें अगर आप हार्वेस्टिंग करने के लिए आप मैकेनिकल ट्राउलर्स वगैरह यूज करोगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि शुगर केन को खुद ही जाके काटना पड़ेगा, बड़े बड़े डंडे जैसा होता है ना। तो इसीलिए इसमें मैनुअल लेबर चाहिए फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। तो आपको पूछा जा सकता है एक ऐसा क्रॉप जिसके लिए मैनुअल लेबर चाहिए बीज बोने से लेकर के फसल काटने तक, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, शुगर केन होगा। और रीजन्स विद लो रेनफॉल इरिगेशन इज नेसेसरी, क्योंकि 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल बोला है। अब जहां पर बारिश नहीं होगी तो वहां तो इरिगेशन चाहिए। अब ग्लोबल पोजीशन क्या है, तो इंडिया जो है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। तो अब आप एक लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे क्रॉप में इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। और इसमें शुगर केन में फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, दिस टाइम नॉट चाइना, इट इज व्हाट, it is Brazil, it is what, it is Brazil, right। and products, अब ये जो हम शुगर केन को यूज करते हैं, तो मैंने जनरली जूस तो बोला, इसके अलावा पूजा पाठ में भी यूज करते हैं, हम खुद बिना जो है उसे हम पूजा पाठ में यूज करते हैं, राइट। तो अब ये जो शुगर केन का इसके अलावा किस में यूज होता है, भाई डेली जो ये जो चीनी खाते हैं ना शुगर बनाने के लिए,
गुड़ यानी कि जैगरी, इसके अलावा खंडसारी एंड मोलासेस के लिए भी जो है शुगर केन यूज होता है। तो शुगर केन जनरली फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है, जहाँ इसे शुगर में, गुड़ यानी जैगरी में, खंडसारी और मोलासेस में बदला जाता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो भाई मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। तो अब आपका काम क्या है? आपका काम केवल स्टेट लिखना नहीं है, बल्कि उसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के हिसाब से डिवाइड भी कर देना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं ऑयल सीड्स। तो हमारे खाने का मेजर पार्ट है, बिना तेल के तो खाना नहीं बनाते, उबला हुआ खाना तो बच्चे खाएंगे नहीं। तो अब ऑयल सीड वेरी इंपॉर्टेंट। कवरेज क्या है? डिफरेंट ऑयल सीड्स कवर अप्रोक्सीमेटली, अगर हम बात करें 12% ऑफ टोटल जो है इंडिया क्रॉप एरिया, यानी कि भारत का जो क्रॉप एरिया, अगर मान लो ये भारत का 100% क्रॉप एरिया है, तो मान लेते हैं कि ये 12% एरिया है जहां पर हम ऑयल सीड्स का कल्टीवेशन देखते हैं। ठीक है, अब इसके की वैरायटीज क्या है? सो द मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस इंक्लूड व्हाट? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम यानी कि तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लिनसीड एंड सनफ्लावर। तो ये हो गए आपके ऑयल सीड्स, जिसको हम ऑयल निकालने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा यूजेस, सो मोस्ट आर एडिबल, ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा ऑयल ये हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि सरसों का तेल यूज करते हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं, कोकोनट है, सोयाबीन है। लेकिन इसके अलावा भी दूसरे काम में भी ऑयल यूज होता है भाई, खाने के अलावा, राइट। तो एडिबल एंड यूज फॉर कुकिंग, बट सम सर्व एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग सोप इंडस्ट्री में, राइट, सोप इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एंड ऑइंटमेंट इंडस्ट्री में। These are the other uses of oils, right? ऑयल सीड्स को हम और कहाँ पर यूज करते हैं? ऑयल्स को हम एडिबल ऑयल के रूप में यूज करते हैं, खाने पीने में तो यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा सोप में, कॉस्मेटिक में और ऑइंटमेंट इंडस्ट्री में भी ऑयल का यूज होता है। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं इन ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट के बारे में। एंड ग्राउंडनट इज व्हाट? अब ये कौन से सीजन का क्रॉप है? इट इज अ खरीफ क्रॉप। ऑयल सीड ये जो है आपका ग्राउंडनट इज व्हाट? ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया। यानी कि अगर भारत में 100% जितने भी सारे मिलाकर के ऑयल सीड्स होते हैं, उसका 50% आपको ग्राउंडनट मिलेगा, जो बादाम का तेल आप बोलते हैं। कभी मम्मी से आप पूछिए कि मम्मी बादाम के तेल यूज करते हो क्या आप लोग? Right, so major oil seed produced in India, and in 2020 India was the second largest producer after China। तो चाइना यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन में है, और 2020 की डेटा के हिसाब से इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसर था। एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? लार्जेस्ट ऑयल सीड ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो लार्जेस्ट ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग स्टेट में आपका कौन सा आएगा? लार्जेस्ट में आपका आएगा गुजरात। गुजरात was the largest producer in 2019-20 इंडिया में, राइट, फॉलोड बाय सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसर यानी कि ग्राउंडनट प्रोड्यूसर, राइट, राजस्थान, एंड थर्ड ग्राउंडनट प्रोड्यूसर तमिलनाडु। एंड सीजनल वैरायटीज अगर हम देखें, सो लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स, राइट। सीजनल वैरायटीज के हिसाब से देखा जाए, लिनसीड एंड मस्टर्ड ये रबी क्रॉप्स है, सिसमम इज खरीफ इन द नॉर्थ एंड रबी इन द साउथ, एंड कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ इन रबी एंड खरीफ सीजन। तो ये सीजनल वैरायटीज है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट ऑयल सीड्स। ठीक है, तो ग्राउंडनट का देखा हमने, खरीफ क्रॉप है। अकाउंट्स फॉर अबाउट, क्यों ग्राउंडनट देख रहे हैं? क्योंकि जितने ऑयल सीड्स होते हैं उसमें 50% ग्राउंडनट जो होता है वो यूज होता है। 2020 में हमारा जो कंट्री है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन दिस ऑयल सीड गुजरात, उसके बाद राजस्थान, देन कमिंग तमिलनाडु। और सीजनल वैरायटीज के हिसाब से अगर हम देखें तो लिनसीड एंड मस्टर्ड ये आपके रबी क्रॉप है, ठीक है, रबी क्रॉप है। लिनसीड एंड मस्टर्ड ये रबी क्रॉप्स है। सेसमम इज खरीफ इन नॉर्थ एंड रबी इन साउथ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कौन सा ऐसा ऑयल सीड है जो एक जगह पे खरीफ है और एक जगह पे रबी है? तो कहाँ पर खरीफ है? नॉर्थ इंडिया में खरीफ क्रॉप है सिसमम, और रबी क्रॉप कहाँ पर है? साउथ इंडिया में है। और कैस्टर सीड जो है ये रबी और खरीफ दोनों सीजन में ग्रो होते हैं। ठीक है, अब अगला आ गया टी, जो कि बेवरेजेस का पार्ट है। तो बेवरेजेस क्रॉप में आपका आ गया टी एंड कॉफी।
ओके, सो टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो टी कल्टीवेशन, इसके अलावा अगर हम कॉफी देखें तो कॉफी इज आल्सो द पार्ट ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इवन शुगर केन इज आल्सो पार्ट ऑफ व्हाट, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। रबर अगर हम देखेंगे आगे जाकर हम भी रबर के बारे में भी पढ़ेंगे, इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े जो स्टेट्स होते हैं यानी कि जमीन होती है जिसमें से दूर तक आपको इसकी खेती दिखेगी, ठीक है। तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है एंड इम्पोर्टेंट विच इज टी इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अदर देन टी देयर आर शुगर, कॉफी, शुगर केन, कॉफी एंड रबर इज आल्सो द पार्ट ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बट टी एंड कॉफी इज एन इम्पोर्टेंट बिवरेजेस क्रॉप, राइट। ग्रोथ कंडीशन क्या है, तो याद रखिए कि ट्री जो है आपका, ये आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला क्रॉप है। तो विच क्रॉप इज ऑफ दिस ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, तो अब तक हमने शुगर केन देखा था, अब शुगर केन के बाद में भी टी जो है वो भी सेम क्लाइमेटिक जोन का है विद डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट, वेल ड्रेन्ड सॉइल का मतलब क्या है कि इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, इसीलिए ये जो खास करके पहाड़ों वाले इलाकों में किया जाता है कि बारिश होती है, बारिश तो बहुत चाहिए, पानी तो बहुत चाहिए, लेकिन पानी बह करके निकल जाना चाहिए, जड़ों में अटका तो ये फसल खराब होती है, ठीक है। तो इसके लिए बाकी दूसरे क्या क्या कंडीशन चाहिए, विद डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, एंड इट रिक्वायर अ वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट। कैसा चाहिए, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट रिक्वायर, तो आप लिख के रखिएगा। हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में कौन से लैटिट्यूड में ये ग्रो होता है वो भी देख लिया, साथ में इसमें सॉइल का टाइप क्या है ये आपने स्पेशली यहाँ पर कवर किया। अब क्लाइमेट कैसा चाहिए, वार्म चाहिए, यानी कि क्लाइमेट वार्म होना चाहिए, मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए विद फ्रीक्वेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड शोवर्स, राइट। फ्रॉस्ट फ्री मतलब उसमें बर्फ नहीं जमनी चाहिए, क्लियर। लेबर रिक्वायरमेंट, तो डेफिनेटली टी प्लांटेशन लेबर के बिना नहीं चलेगा क्योंकि हम पत्तों को जा करके कैंची से नहीं काट सकते, हाथ से तोड़ना पड़ता है। So it is a labor intensive industry requiring abundant, cheap and skilled labor चाहिए। और कौन से ऐसे दो स्टेट है जहाँ पर टी कल्टीवेशन होता है, दैट इज आसाम और वेस्ट बंगाल, राइट। आसाम में एंड द हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी दैट इज वेस्ट बंगाल, इसके अलावा तमिलनाडु एंड केरला। ग्लोबल पोजीशन की अगर हम बात करें टी कल्टीवेशन में तो 2020 के डेटा के हिसाब से अगेन इंडिया इज द second largest tea producer and China is the first one, clear। तो ये आप लिख के रखिएगा, second largest producer in which particular crop, clear कर लीजिएगा। अब आते हैं अगला, that is coffee, right, ट्रेंडिंग रहता है। तो कॉफी में क्वालिटी अगर हम बात करें अबाउट इंडियन कॉफी की, तो इंडियन कॉफी इज ग्लोबली रिनाउंड फॉर इट्स हाई क्वालिटी। तो भारत की कॉफी का पूरे ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इट्स हाई क्वालिटी एंड वैरायटी में क्या है, द अरेबिका वैरायटी में अरेबिका वैरायटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम, शुरू में कहां से लाया गया था, यमन से लाया गया था, बट नाउ प्रोड्यूसिंग इन इंडिया एंड इज इन ग्रेट डिमांड वर्ल्ड वाइड। रीजन कहां पर कॉफी कल्टीवेशन होता है, तो कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, तो इन विच रीजन कॉफी कल्टीवेशन वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये क्वेश्चन लिख के रखिएगा। इन विच रीजन कॉफी कल्टीवेशन फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इट इज बाबा बुदान हिल, राइट। And today it is confined to which region? It is in the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu। कौन से स्टेट एसोसिएटेड विद कॉफी कल्टीवेशन, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड which hill, that is नीलगिरी, ओके। अब आते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो अब ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्या है, कुछ नहीं, जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, राइट। बहुत ही हाई वैल्यू, हाई डिमांडिंग, बहुत पैसे वाले क्रॉप्स, महंगे वाले। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ओके। एंड ग्लोबल स्टैंडिंग, अगेन इस पे भी ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। In 2020, India was again second largest producer of fruits and vegetables after China. China first. And fruit specialization, mangoes है इसमें, mangoes के अलावा oranges है, pineapples है। So mangoes में largest producing state
महाराष्ट्र, देन आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना, देन यूपी एंड वेस्ट बंगाल। तो इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप में आपका बहुत ज्यादा मेजर कवरेज उतना नहीं दिया है। अब ऑरेंज, ऑरेंज कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? नागपुर एंड चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ? मेघालय में ऑरेंज, राइट। तो जनरली आपने तो नागपुर के संतरे सुने हैं, मगर चेरापूंजी में भी संतरे होते हैं, राइट। इसके अलावा बनानास, केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची एंड गुआवा, यूपी एंड बिहार। तो बच्चों मैंने ये सारे फ्रूट्स और उनके स्टेट्स को ऑलरेडी आपको यहाँ पर कंप्लीट करके दे रखा है। आप क्या कीजिएगा, इसे टेबल बनाकर नोट डाउन करके रखिएगा। टेबल बनाकर नोट डाउन करने से आपको इजीली याद होगा। मैच द फॉलोइंग एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। लीची कहाँ पर ग्रो होता है? यूपी एंड बिहार। पाइनएप्पल्स मेघालय, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। अब बात करते हैं टेम्परेट फ्रूट्स। टेम्परेट फ्रूट्स मतलब जो आपके टेम्परेट रीजन में, ठीक है। अब ये आपके एप्पल्स, पियर्स एंड वॉलनट। अब ये कौन से? अब टेम्परेट रीजन भारत में कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, राइट, यहाँ पर। अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट? इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। इंडिया में ये सारी सब्जियां बहुत ज्यादा ग्रो करती हैं, ओके। अब इसके बाद आ जाते हैं अगला। अब तक हमने फूड क्रॉप्स देखा, अब देखते हैं ऐसे क्रॉप्स जो नॉन फूड है लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जाकर के प्रोसेसिंग हो करके हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल बनती है। तो ऐसे नॉन फूड क्रॉप्स कौन सा है? रबर। तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था रबर के बारे में, दैट इज रिलेटेड विद प्लांटेशन एग्रीकल्चर, राइट। तो रबर, नेचर ऑफ क्रॉप क्या है रबर का? प्राइमरीली एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इक्वेटोरियल क्रॉप का मतलब क्या है? इक्वेटर वाले रीजन में जब कोई क्रॉप ग्रो होता है उसे कहते हैं इक्वेटोरियल क्रॉप। एंड बट इट कैन आल्सो बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया अंडर स्पेशल कंडीशन, राइट। तो रबर क्या है? प्राइमरी, मेन, मोस्टली ये इक्वेटोरियल रीजन का क्रॉप है, यानी ये कहाँ पर ग्रो करेगा? ये इस इक्वेटर में ग्रो करेगा, इस इक्वेटर में के आसपास ग्रो करेगा। लेकिन हम इसे ट्रॉपिकल और इसके साथ साथ इस सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो कर सकते हैं अंडर स्पेशल कंडीशन में। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, लिखते जाइएगा ये भी। मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। रेनफॉल वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन 200 सेंटीमीटर। हमारे चावल में भी इतना नहीं था, अबव 100 बोला, लेकिन ये तो मोर देन 200 सेंटीमीटर। टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंस क्या है? तो अभी मैंने बताया, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, राइट। एंड मेजर प्रोड्यूसर कौन से हैं? तो अब वो स्टेट जो इक्वेटर के पास है, अब वो इंडियन स्टेट जो इक्वेटर के पास है, तो वो है आपकी केरला, तमिलनाडु, इसके अलावा कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द गारो हिल्स ऑफ मेघालय। अब ये गारो हिल्स ऑफ मेघालय इक्वेटर के पास नहीं है, ये आपका ट्रॉपिकल रीजन में है, राइट। गारो हिल्स ऑफ मेघालय ट्रॉपिकल रीजन में आता है, लेकिन बाकी जो है वो आपके लगभग इक्वेटर के पास में है, राइट। क्योंकि अगर हम अपने लैटिट्यूड को देखें 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ जो है वो हमारा इक्वेटर 0 डिग्री से बस 8 डिग्री के ऊपर ही है, राइट। तो इसलिए ये जो रीजन है यहाँ पर आपको रबर का कल्टीवेशन देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी जैसे हमने बताया कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में भी हो सकता है अंडर स्पेशल कंडीशन, इसलिए गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो आपसे ये पूछ सकता है ऐसा स्टेट इंडिया का जहाँ पर रबर का कल्टीवेशन होता है, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लैटिट्यूड जोन, राइट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, दैट इज मेघालय। अब चलते हैं अगले में, दैट इज फाइबर क्रॉप। अब इसमें आपका क्या आता है? अगर हम इसमें बात करें तो इंडिया ग्रो 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स। अब 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स में कॉटन है, जूट है, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। तो हेम्प हमारा नहीं है, हमें पढ़ना क्या है? कॉटन के बारे में, जूट के बारे में और नेचुरल सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोर्स, कॉटन, जूट एंड हेम्प आर डिराइव फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। तो अगर ये जो कॉटन, जूट, ये कहाँ से आ रहा है? ये हम सॉइल में ग्रो करते हैं। जैसे कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल है, जूट वेस्ट बंगाल में, एंड हेम्प आर डिराइव फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। अब बात करते हैं नेचुरल सिल्क। ये जो नेचुरल सिल्क है ये कहाँ से आता है? तो भाई ये ककून से आता है, ऑब्टेन फ्रॉम द
cocoons of silkworm and this is the cocoon of the silkworm, right? silkworm की cocoon से जो है silk निकाला जाता है। fed on green leaves particularly mulberry, जैसे हम हिंदी में सहतूत के पत्ते भी कहते हैं। और सेरीकल्चर, व्हाट इज सेरीकल्चर लिख के रखिएगा। सेरीकल्चर द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर सिल्क फाइबर प्रोडक्शन इज नोन एज सेरीकल्चर। क्लियर? तो ये हो गया। तो फाइबर क्रॉप्स में कितने फाइबर क्रॉप? कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। सोर्स क्या है? कॉटन, जूट और हेम्प जो है वो आपका कहाँ से आता है? सॉइल में ग्रो किया जाता है। लेकिन नेचुरल सिल्क जो है वो सॉइल में नहीं बल्कि आपका मलबरी के पत्ते पर उसे जो है इन कीड़ों को जो है पाला जाता है, सिल्कवर्म को पाला जाता है और उसके बाद जो है उसके ककून से सिल्क निकाला जाता है। ठीक है? और सिल्क जो है, सिल्क से रिलेटेड जो सिल्क रियरिंग का जो बिजनेस होता है, दैट इज व्हाट रियरिंग ऑफ द सिल्कवर्म फॉर सिल्क फाइबर इज नोन एज व्हाट सेरीकल्चर कहा जाता है। ओके, अब आ जाते हैं कॉटन। राइट, अब कॉटन क्या है? तो कॉटन जो है आपका इंडिया इज बिलीव टू बी दी ओरिजिनल होम, माना जाता है कि भारत में कॉटन का जो है प्लांटेशन शुरू हुआ था and it is the second largest producer globally again after China and it is a primary raw material for which textile industry? Cotton textile industry। ग्रोथ कंडीशन, तो भाई कॉटन के लिए तो एकदम सूखा वाला टाइम चाहिए। अगर बारिश होगी तो आपको पता है कि कॉटन बड खराब हो जाएंगे, है ना? तो सॉइल जो है grows best in the drier parts of the black cotton soil। तो ब्लैक कॉटन सॉइल की ड्रायर पार्ट जहाँ पर जो होता है सूखा होता है, ऐसे इलाके पे आपको कॉटन का कल्टीवेशन देखने के लिए मिलता है ऑफ द डिकन प्लेट्यू। कहाँ पर? डिकन प्लेट्यू। एंड क्लाइमेट कैसा चाहिए? क्लाइमेट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, मैंने अभी बताया, बहुत ही एकदम नीला आसमान, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, माने जितनी पानी चाहिए बस उतना, ब्राइट सनशाइन चाहिए। एंड स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए? जहां पर हमने वीट के लिए देखा वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस, राइट, और हमने पैडी के लिए देखा मॉनसून पीरियड, लेकिन यहाँ पर स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है? नीड्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज टू ग्रो। 210 दिन ऐसे चाहिए जिसमें आपका फ्रॉस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, तब जाकर के इसका जो है ग्रोथ बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अगर क्रॉपिंग सीजन के बारे में हम बात करें तो कॉटन जो है ये आपका खरीफ क्रॉप है एंड टेक्स एटलीस्ट 6 to 8 months टू मैच्योर, यानी इसे लगा दिया तो 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने के लिए, तब जाकर के हमको कॉटन मिलेगा। एंड मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट डेफिनेटली महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसके अलावा आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी में भी कॉटन होता है। ठीक है, तो आपका काम क्या है? सेम साउथ इंडियन स्टेट को सेपरेट करना है, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट और वेस्ट, राइट। अब आते हैं अगला, जूट विच इज नोन एज गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। जूट विच इज नोन एज गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। तो अब जूट के लिए क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट है? सॉइल कैसे चाहिए? वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए। Well dense fertile soil in flood plains where the soil is renewed every year। flood plain में चाहिए, यानी कि जहाँ पर ऐसा है कि हर साल बाढ़ आती है, हर साल नया मिट्टी आता है, तब जाकर के इसका ग्रोथ कंडीशन अच्छा होगा। और क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो हाई टेम्परेचर चाहिए ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज है गनी बैग्स बनाने के लिए, गमी बैग्स बनाने के लिए, इसके अलावा मैट्स बनाने के लिए, रोप्स, यार्न, कारपेट एंड वेरियस अदर आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए हमें जूट की जरूरत है। एंड मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट दैट इज वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय। These are the major jute producing states of India। ओके, तो बच्चों ये थे आपके आज के क्रॉपिंग सीजन्स के इम्पोर्टेंट क्लास। आई होप कि आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कौन से टॉपिक को कवर करना है, सारा कुछ मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज्वाइन करके ये पीडीएफ यूज कर लेना वहां से। इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपको हमारे क्लासेस अच्छे लगे हैं, तो बच्चे
डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय।